हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ्स की माइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की माइंस। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके तथा आप उन वीडियो को देखकर उन सब स्किल्स को डेवलप कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to zero। सो आप देख सकते हैं इसमें ये पूछा गया है कि क्या जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। उसके बाद उसने पूछा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर, जो जहां पर जो मेरे दोनों नंबर्स हैं p और q वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब मुझे यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वो इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद उसने बोला कि जो q है उसमें q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है जी, अगर वो इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में है। मतलब अगर मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, मान लीजिए मैंने p की वैल्यू ले ली 2 एंड q की वैल्यू ले ली -3, और मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 2 अपॉन -3, तो ये मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन ठीक है, रैशनल नंबर कहलाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इस रैशनल नंबर में एक कंडीशन और होती है p अपॉन q के साथ। वो कंडीशन क्या होती है कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आप उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, मोस्ट वेलकम, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख देता हूं 0/3, ये मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 3/0, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने इसके डिनोमिनेटर में जीरो डिफाइन कर दिया है। सो आई थिंक कि आपको सबको ये समझ आ गया होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ने बोला था क्या जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है? तो हाँ जी, जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं केवल खाली जीरो लिख देता हूं तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करूं तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या चेंज कर सकता हूं, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। तो आप देख सकते हो इसके न्यूमरेटर में एक इंटीजर है, ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर है, ठीक है। और तीसरी बात कि जो डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर है वो जीरो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूं ना कि मैंने अगर ये जो फ्रैक्शन फॉर्म लिखी है इसमें ये प्रूफ हो रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। और क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे ये कहा गया था कि इसको इसको किस फॉर्म में लिखना है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो मैं देखो मैंने इसको p अपॉन q की फॉर्म में ही लिखा है। और आगे क्या बोला गया है कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो q है, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है, वो मैंने 1 लिया है, ना कि जीरो लिया है। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा एंड दिस इज माई आंसर। सो आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार प्लीज पीछे इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और फिर से आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को में लिखा हुआ है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, मुझे
6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, और उसमें आपकी कभी मतलब उस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी और आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकलेगा विदाउट किसी कंफ्यूजन के। तो आप देखिए कैसे करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मैं क्या करता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरे पास दो नंबर है, 3 है और 4 है। तो आप देख सकते हो 4 3 से बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या यहाँ पर ये लेके चलता हूं, लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, x 3 ले लिया और y 4 ले लिया। अच्छा, और मुझे कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6। तो मैंने n की वैल्यू ले ली 6। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उस फॉर्मूले के माध्यम से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत निकलेगा नहीं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जो है d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 6 और प्लस 1। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/7। तो ये 1/7 बेसिकली मेरा क्या आ गया, ये d की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब मुझे इसके अगले 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब वो देखो कैसे निकालेंगे। तो उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखिए, आप देख लीजिए। तो पहले आप निकालेंगे x प्लस डी, फिर आप निकालेंगे x प्लस 2d, फिर आप निकालेंगे x प्लस 3d, फिर आप निकालेंगे x प्लस 4d, इस तरीके से x प्लस 5d, और इसी तरीके से x प्लस 6d। टोटल आपको 6 निकालने हैं। तो इस तरीके से आप 6 निकालेंगे। तो अब बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर देखना है ना, इजी तरीका। सो अब देखिए, अब सबसे पहले मुझे x प्लस डी निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, x की वैल्यू थी 3 प्लस, और d की वैल्यू निकली थी 1/7। सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए 7 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 21। ठीक है जी, 21 प्लस, और 7 की टेबल में 7 आता है 1 पे, और 1 से मल्टीप्लाई हुई 1 आ गया। तो यानी कि सबसे पहला नंबर आया हमारे पास 22/7। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर निकालते हैं x प्लस 2d करके। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 3, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी है 1/7। ठीक है जी, ठीक है। सो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो हो गया 3 प्लस 2/7, एलसीएम आ गया 7, 7 3 कितने होते हैं 21 होते हैं जी, और 7 ये आ गया 2, तो ये इतना हो गया 23/7, यानी कि हमारे पास सेकंड नंबर ये आ गया। थर्ड नंबर क्या निकालना है जी, थर्ड नंबर के लिए हमने लिया था x प्लस 3d। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, वापस 3 प्लस 3 इंटू 1/7 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 3/7 सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 7, और 7 3 21 प्लस 3 कितना आ गया 24/7। अभी तक हमने 3 निकाल लिए, अब फोर्थ निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट निकालने के लिए x प्लस 4d, x की वैल्यू है 3, 4 इंटू 1/7, तो कितना हो गया 3 4/7, एलसीएम लिया 7 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 की टेबल में 7 7 पे आता है, 7 की मल्टीप्लाई 3 से हुई 21 प्लस 4 कितना आ गया 25/7। तो आप देख सकते हैं जस्ट मैंने क्या करा, एक एक फॉर्मूले की हेल्प से मैंने ये सीक्वेंस क्रिएट करी, और सीक्वेंस के माध्यम से मैं एक एक करके सारे अपने जो नंबर्स हैं बिटवीन 3 एंड 4 इजिली निकाल पा रहा हूं। अगला जैसे x प्लस 5d था, तो कुछ नहीं करा, 3 प्लस 5 इंटू 1/7, तो 3 5/7 सॉल्व किया 7 आ गया। ये 21 प्लस 5 कितना हो गया 26/7। और मेरी जो छठी वैल्यू है, सिक्स वैल्यू निकालनी थी मुझे, सिक्स वैल्यू के लिए x प्लस 6d लिया है। तो x कितना है 3, 6 इंटू 1/7, तो 3 प्लस 6/7, एलसीएम लिया 7 आ गया। 21 प्लस 6 इक्वल टू 27/7। तो आप देख सकते हैं मैंने 6 के 6 रैशनल नंबर्स निकाल दिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इजिली इनका आंसर लिख सकते हैं। आंसर भी लिख के दिखा देता हूं। तो आंसर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, मैं थोड़ा रब कर देता हूं, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। आंसर आप लिख सकते हैं 22/7, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 23/7, फिर उसके बाद अगला आंसर आपका आ गया 24/7, उसके बाद अगला आंसर आया 25/7, फिर आया आपका आंसर 26/7, और फिर उसके बाद आया आंसर आपका 27/7, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वहां हमने 2 और किसके बीच में निकाला था, 2 और सॉरी 3 और 4 के बीच में, और अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं 3/5 और 4/5। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको कभी परेशानी ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर एक वैल्यू है 3/5 और दूसरी वैल्यू है 4/5। सो देखिए बेस सेम है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये बड़ी है और वो छोटी है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया, यानी कि 3/y, और y को ले लिया मैंने कितना, 4/5, और मुझे निकालने कितने हैं, वो निकाल ली 5। मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो इसलिए n की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जिसमें हम d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू क्या कहती है, y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स अपॉन में n+1। सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/5 माइनस 3/5 अपॉन में n की वैल्यू है 5+1। सॉल्व कर लिया तो एलसीएम आ गया 5। तो 4 माइनस 3 अपॉन में 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है 1, इक्वल टू में 1/5 अपॉन में 6/1। सॉल्व किया 1/5, ये 6/1 इधर डिवाइड में है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या आएगा 1/30। सो आप देख सकते हैं मेरी डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/30 आ चुकी है। तो बस अब मुझे कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला x प्लस डी, दूसरा x प्लस 2d, x प्लस 3d, और x प्लस 4d, और x प्लस 5d। तो मुझे 5 निकालने हैं। तो बस अब जस्ट सबसे पहली वैल्यू सॉरी सबसे पहली फर्स्ट वैल्यू निकाल रहा हूं x प्लस डी की। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3/5, और d की वैल्यू निकली 1/30। सॉल्व किया तो 5 और 30 का जो एलसीएम आएगा, 5 और 30 का एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आएगा। 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 6 पे, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, 6 3 18, प्लस 30 की टेबल में 30 आता है 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले मेरी टर्म आ गई 19/30। दूसरी टर्म यानी कि दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, तो x प्लस 2d, तो 3/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है जी मेरी 1/30। तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये 15 आ गया इधर, तो मेरे पास यहाँ कितना बच गया, 3/5 प्लस 1/15। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 निकल के एलसीएम आएगा। 5 की टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे, 3 3 9, प्लस 15 की टेबल में 15 कहाँ आता है, 1 पे, 1 की यहाँ पर आगे 1, कितना आ गया 10/15। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए 5 2 10 और 5 3 15। सो मेरे पास कितना आ गया 2/3। तीसरी टर्म निकाल लेते हैं। तीसरी टर्म x प्लस 3d है। तो x की वैल्यू कितनी है जी, x की वैल्यू है मेरे पास 3/5 और 3 इंटू 1/30। तो सॉल्व कर लिया, 3 से 30 कटा तो 10 आ गया, ठीक है जी। और 3/5 प्लस 1/10, ठीक है। सॉल्व किया, 10 एलसीएम आ गया। 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 6, प्लस 10 की टेबल में 10 आता है 1 पे, 1 की 1 से, तो ये हो गया 7/10। हमारी तीसरी टर्म आ गई 7/10। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म हमारी क्या कह रही है, x प्लस 4d, यानी कि x प्लस 4d लिखा मैंने यहाँ पर। तो मेरी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है मेरे पास 3/5, और 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है जी, डी की वैल्यू मेरे पास मैंने निकाली 1/30। ठीक है, सो अब देखिए 2 2 द 4, और 2 से काटू 2 15, ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहाँ आ गया 3/5 प्लस 2/15। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 15 ही निकल के आएगा। और 5 3 15 और 3 3 9, प्लस 15 की टेबल में 15 आता है 1 पे, इधर आ गया 2, 9 और 2 कितना होता है 11/15। फोर्थ टर्म भी आ चुकी है। अब बस सबसे लास्ट टर्म रह गई मेरी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या था, x प्लस 5d था। तो x की वैल्यू थी 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। तो 5 6 था 30 हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया 3/5 और प्लस 1/6। तो दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 6 पे 6 थी था 18, प्लस 6 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 5 पे 5 होता है 5। तो 18 प्लस 5 होते हैं 23/30। तो आप देख सकते हो मैंने
पांचों की पांचों अपने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बस मैं इनको एक सीक्वेंस में लिख दूंगा। तो मेरा यहाँ पर आंसर है, तो मैं आंसर लिख दूंगा, आंसर इक्वल टू, आंसर क्या है मेरा, सबसे पहली टर्म थी मेरी 19/30, दूसरी टर्म थी मेरी 2/3, तीसरी टर्म है मेरी 7/10, चौथी टर्म है मेरी 11/15, उसके बाद और पांचवी टर्म है 23/30, एंड दिस इज माई आंसर। आई होप सो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, क्या वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों में से क्या हो सकती हैं और उनके रीजन बताने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो अब हम सबसे पहली बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ है नेचुरल, नेचुरल नंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ एक फर्क जरूर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बस इतना सा फर्क है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यस, नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कभी भी सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो आप लिख सकते हो यस, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर, बिकॉज रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। क्योंकि आप लिख सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे, वो सब होल नंबर के अंदर आते हैं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आंसर मेरा हो गया यस। दूसरा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? तो हर एक इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं हो सकता? बट इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा। होल नंबर के अंदर कभी भी हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते। और इसने बोला एवरी इंटीजर, और इंटीजर के अंदर तो दोनों तरीके के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है और नेगेटिव इंटीजर भी होता है। इसलिए ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी, क्योंकि होल नंबर में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हमने थर्ड पार्ट पे लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? अब देखिए, होल नंबर के अंदर सिंगल वैल्यू नंबर आता है, जैसे 2 3 4 5। और रैशनल नंबर मेरा क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स तो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट का भी आंसर क्या होगा, नो, नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। आई होप सो ये तीनों स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको समझाई है क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। लेकिन जाने से पहले, जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज जो मैंने समझाई है अगर अच्छी तरीके से समझ आई है, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो जो इस चैप्टर की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं वो इजीली समझ पाए, और उनको जो जो परेशानियां इस एक्सरसाइज में हो रही थी वो क्लियर कर पाए। लेकिन फिलहाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।